हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में आपका स्वागत है। मैंने पिछले पार्ट्स में देखा था संसाधन एवं विकास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, जिसमें था संसाधन, उसके बाद संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, और उसके बाद मैंने देखा था संसाधन का विकास, संसाधन नियोजन, भू संसाधन। ठीक है, आज हम देखेंगे भारत में भू संसाधन, और उसके बाद भारत में भू उपयोग प्रारूप, उसके बाद देखेंगे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, मृदा संसाधन, मृदाओं का वर्गीकरण यानी मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, और लेटराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद है वन मृदा, और अंतिम पॉइंट है इस चैप्टर का मृदा प्रबंधन और संरक्षण। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भू संसाधन यानी भारत में भू संसाधन। हम लोग जानते हैं कि भूमि जो है एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारे संसाधन में, क्योंकि अगर भूमि नहीं रही तो हमें संसाधन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम इस पे रहते हैं, इस पे हम कृषि करते हैं, इस पे परिवहन की सुविधा होती है, यानी सभी प्रकार के परिवहन भूमि पे ही चलती है। अगर भूमि नहीं रहे तो कोई संसाधन की आवश्यकता नहीं, इसलिए प्राकृतिक रूप से सबसे इम्पोर्टेंस हो जाता है भूमि संसाधन। अब देखते हैं, इसमें 3 पॉइंट हैं। बोल रहा है पहला पॉइंट कि लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान जो कृषि और उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक। कितने प्रतिशत? 43%। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन रहेगा कि टोटल कितने प्रतिशत कृषि और उद्योग के विकास के लिए भूमि महत्वपूर्ण है, तो 43%। उसके बाद है दूसरा पॉइंट्स कि लगभग 30% भू क्षेत्र विस्तृत रूप से पर्वत पर स्थित है, यानी पहाड़ी इलाकों पे कितने प्रतिशत है? पर्वत पर 30%, जो 12 मासी यानी 12 महीने नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और परिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है, यानी जड़ी बूटी के लिए क्या है? इम्पोर्टेंस है। यह हिल स्टेशन को भी दर्शाता है। हमने बताया था कि पूर्वी इलाका में, जहाँ पे अपना जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे क्या है? सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल स्टेशन है ना। तो यहाँ का मौसम क्या होता है? बहुत ही खुशनुमा होता है, बर्फ़ की बारिशें होती है, बहुत अच्छा ही पर्यटक स्थल है, और यहाँ पे हमेशा ना दर्शकों पर्यटनों का क्या होता है? जमावड़ा रहता है, जिससे क्या होती है? वहाँ के आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है लगभग 27%। कितना प्रतिशत? 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र में है, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। संचय कोष मतलब जो पूर्ति के लिए, यानी फ्यूचर में उसको यूज के लिए जमा करके रखा गया। खनिज मिलता है पठारी इलाका में, खनिज, लवण, जीवाश्म ईंधन, है ना। वन का उपयोग है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो वन से हमें प्राप्त होती, लकड़ियाँ प्राप्त होती है ना। महंगे महंगे सागवान के वृक्ष, चंदन के वृक्ष यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद है भारत में भू उपयोग प्रारूप। अब भूमि का उपयोग किस तरह से किया जाता है भारत में, यह देखते हैं। भू उपयोग निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन है? भारत भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार, यानी जिस तरह की आकृति होगी भूमि की, है ना, उस तरह से भूमि उपयोग में लाया जाता है। हम लोगों को पता है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चाय पत्ती की खेती होती है, और चाय पत्ती की खेती जब भी होगी तो ढलान इलाके पे होगी। इस तरह से वृक्ष लगी हुई रहती है। जब भी बारिश होती है तो यह बारिश इसमें जाकर
बारिश का पानी इसमें जाकर फंसता है और यह ढलान नुमा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा ही चाय की खेती यानी भू आकृति भी होना चाहिए। जलवायु, जिस तरह का जलवायु होगा, गर्म जलवायु में गर्म भूमि उपयोग में आएगा। मृदा के प्रकार, बहुत सारे मृदा हैं जो कि लेटराइट मृदा, काली मिट्टी, ये सब जो भी है यह भूमि उपजाऊ या भूमि के उपयोग में महत्वपूर्ण कार्य निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय कारकों जैसे जनसंख्या घनत्व। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या हो गया है, जनसंख्या घनत्व। प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल है। यह मानवीय के कारक में भूमि उपयोग के प्रारूप है जिसमें जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी टोटल भौगोलिक क्षेत्र कितना है जी, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु इसके 93% यानी 93%, 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। क्यों उपलब्ध है भाई, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत जो कि असम यानी भारत का ना ये इलाका, ये वाला इलाका क्या है कि असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ना। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है ना। जो कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर कहाँ है जी, उत्तर में है और पाकिस्तान इस साइड में है। इस साइड में क्या है, चीन है। और यह एरिया क्या कहलाता है, सियाचिन कहलाता है। भारत का सियाचिन क्षेत्र कहलाता है जो कि किसके अधिकृत क्षेत्र में है, पाकिस्तान और चीन के अधिकृत क्षेत्र में है। और इसको क्या किया गया, सर्वेक्षण में नहीं रखा गया है। अब देखते हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अब क्या सब उपाय होना चाहिए भूमि को बचाने के लिए, है ना। भूमि संरक्षण के उपाय, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अभी पता है मानव अपनी सुविधा के लिए भूमि का ह्रास कर रहे हैं। सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं, भूमि का ह्रास कर रहे हैं। दिन पर दिन कटाई कर रहे हैं वनों का, उस पर इतनी ज़्यादा खेती कर दी जाती है, इतनी ज़्यादा उस पर सिंचाई कर दी जाती है, क्या भूमि बंजर हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे कल कारखाने ऐसे हैं कि जिससे धुआं निकलने के बाद क्या होता है, भूमि पे आ जाती है और उस पर क्या होता है, प्रदूषित गैस उस पर जम जाती है जिससे भूमि बंजर हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको रोकने के उपाय भी बताए गए हैं और क्या कारण है ये भी देखते हैं। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, है ना, अति पशुचारण, खनन में भूमि के निम्नीकरण में भूमि मुख्य भूमिका निभाई। अति पशुचारण क्या है जी, अति पशुचारण यानी कुछ क्या पालतू पशु को यानी गाय भैंस को क्या करते हैं, खेत में चराने के लिए छोड़ देते हैं और जो भी हरे घास है उसको पूरी तरह से खा जाते हैं जिससे वो भूमि उपजाऊ नहीं हो पाती है, बंजर हो जाती है। वनोन्मूलन यानी बहुत सारे जंगल की कटाई, यह भी एक कारण है। अब इसको रोकने के उपाय क्या सब करने चाहिए, वनोरोपण यानी वन का रोपना, पेड़ पौधे का रोपना जिससे क्या भूमि बंजर ना हो। चारागाह का उचित प्रबंधन यानी उस खेत में चारागाह उतनी कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में करनी चाहिए जिससे पशु भी क्या हो, उसका भी पेट भर जाए और हमारी भूमि भी बच जाए। पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण, है ना। रेतीले टीले जो टीला जो है टूटने लगता है तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, बांध की तरह कांटेदार झाड़ियों से क्या करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन यानी बंजर भूमि जो भी बार बार खेती करने के बाद क्या होता है,
कि वह टूट जाता है, भूमि क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। तो उसमें हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, खनन नियंत्रण करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं मृदा संसाधन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मृदा संसाधन। मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। यानी मिट्टी क्या है, सबसे ज़्यादा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। इस पे हम लोग कई बार खेती कर सकते हैं। नवीकरणीय और नवीकरणीय बताए थे पिछले पार्ट में कि नवीकरणीय क्या होता है और नवीकरणीय क्या। नवीकरणीय वैसा होता है जिस पे हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, उसको उपयोग में ला सकते हैं। और नवीकरणीय जो एक बार उपयोग कर लिए फिर नहीं कर पाएंगे। तो हमने बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था, है ना, कोयला के बारे में बताए थे कि जब हम एक बार इसको जला लेंगे तो ये क्या होगा, फिर से वह कोयला का रूप नहीं लेगा, यानी वह अनवीकरणीय हो जाएगा। उसके बाद है यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। और यह क्या है, पौधे के विकास का माध्यम। मिट्टी, अनेक प्रकार के मिट्टी होते हैं जो कि पौधे के विकास में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जीवों का क्या होता है जी, पोषण होता है। अब देखते हैं मृदा का वर्गीकरण। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत के मृदाओं को क्या किया गया है, अनेक प्रकारों में बांटा गया है। जिसमें हम देखते हैं पहला जलोढ़ मृदा, यानी जलोढ़ मृदा। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ। उत्तरी मैदान कौन सा, ऊपर वाला भाग, भारत का ऊपर वाला भाग, यानी जितना भी ये उत्तरी मैदान है, यह किस तरह का मृदा है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो जल से उठकर आवे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टे से भी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है, जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूर्वी तटीय मैदान पे है, और जहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी हो और वहाँ क्या होता है, कृषि भी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। इससे क्या होता है, गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी कौन से खेती के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है जी, गन्ना होता है, चावल होता है, गेहूँ होता है, और जो भी दलहन फसलें हैं वो किस मिट्टी में होता है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी में। अब देखते हैं नेक्स्ट है काली मिट्टी। काली मिट्टी, इन मृदाओं का रंग क्या होता है, काला होता है। नाम से ही पता चलता है कि काली मिट्टी मीन्स, काली मृदा मीन्स काला रंग का होना चाहिए। और इसमें क्या होते हैं, रेगर पाए जाते हैं, इसको रेगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है जी, कपासी मृदा, काली कपासी मृदा कहा गया। ये मृदा जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है, सौराष्ट्र में पाया जाता है, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती है। इसलिए क्योंकि जो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है यहाँ से, और ये ज्वालामुखी जो उसका लावा जो गिरता है, लावा गिरने के बाद भूमि पर यह क्या होता है, जम जाता है, जिससे यहाँ की भूमि क्या हो जाती है, काली हो जाती है। इसी कारण से इसको काली मिट्टी कहा गया है। दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी तक फैली हुई है। यह मृदा कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ये मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और के पत्थर में पाई जाती है। और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा घाटियों की
घाटियों तक फैली हुई है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। और इस मृदा में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। अब देखते हैं लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रावेदार अप्रिय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है जी? मेघालय में मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन रहेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मेघालय, हाँ मासिनराम मेघालय, जहाँ पे मेघों का क्या हो? रहने का स्थान। आलय मतलब क्या होता है? रहने का स्थान, इसलिए इसी नाम के कारण मेघालय का नाम मेघालय पड़ा। अब देखते हैं लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाटी क्षेत्रों में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है जी? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग का दावेदार अप्रिय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है। लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है जी? लोहे के कारण, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लोह धातु लोहा पाया जाता है। अब देखते हैं लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा, इसके पॉइंट्स देखते हैं कि लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, है ना, जिसमें मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में पाया जाता है। ये मृदा कहाँ पाया जाता है जी? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, असम के पहाड़ी पे पाए जाते हैं। और नमक की अधिक मात्रा के कारण यह झीलों से जल वाष्पीकृत करके लाल एवं पीली मृदा को बनाया जाता है, उत्पन्न होता है वहाँ से। अब देखते हैं वन मृदा। ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों पे पाई जाती है, जहाँ पे पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हो। इन मृदाओं का गठन पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है और इन घाटियों में ये मृदा दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। इसका जो ऊपरी ढाल जो होता है कैसा होता है? मोटे कणों का होता है। और नदी घाटी के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदा उपजाऊ होती है। अब देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। एक मृदा मरुस्थलीय मृदा, यह कहाँ पाई जाती है जी? मरुस्थलीय क्षेत्र पे, जहाँ बालू ही बालू हो और जहाँ का तापमान क्या हो? बहुत ही ज़्यादा हो। हमने बताया था कि भारत के पश्चिमी भाग में जहाँ पे राजस्थान है और कच्छ की घाटी है, यहाँ पे इस तरह की मृदाएं पाई जाती है जो शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। यानी यहाँ का मिट्टी जो होता है पूरा सूखा होता है और यहाँ पे कांटेदार वृक्ष बहुत ज़्यादा ही पाए जाते हैं। जिस तरह से एक एक पौधा है कैक्टस, जिसको बोलते हैं हम लोग नागफनी का पौधा, यह यहाँ पर इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नागफनी का पौधा होता है। एलोवेरा का पौधा, ये भी कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। अब देखते हैं भूमि संरक्षण, है ना। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। 93% भाग ही भू उपयोग के लिए आंकड़े उपलब्ध है। यानी ऊपर हमने जो भी पढ़ा है उसका एक पॉइंट वार तरीके से इसको क्लियर किया गया। असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं है। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि का उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। अस्थायी चारागाह का अंतर्गत भूमि में कमी आई है। प्रतिभूमि, जिस भूमि पर 2 या 3 साल में एक ही फसल, प्रतिभूमि किसको कहा गया? जिस भूमि पर 2-3 साल में एक ही
ही फसल ली गई हो यानी बोई गई हो। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कैसा है, 1 वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्र के बराबर है। पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में कम शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। भारत में 54% भाग पर खेती है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ 1952 में हुआ था। बंजर भूमि, पहाड़ी चट्टान, सूखे और मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। गैर कृषि परियोजना में बस्तियों के सड़कें, रेल लाइन, उद्योग है। गैर कृषि परियोजना में बस्ती और सड़कें, रेल लाइन योजनाएं और उद्योग हैं। यानी गैर कृषि, जहाँ पे जिस भूमि पर कृषि नहीं होती है तो उस भूमि पे क्या होता है, रेलवे अपनी पटरियाँ बिछाती है, वहाँ पे बस्ती का निर्माण होता है, वहाँ पे सड़क बनाई जाती है, उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है भू संसाधन का निम्नीकरण। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण होता है। तो हमने पहले पार्ट के संसाधन एवं विकास के सभी मेन पॉइंट्स को और नोट्स को देखा, जिसमें पहले पार्ट्स में हमने देखा संसाधनों का वर्गीकरण, जिसको उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया गया। उसका संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन और भू संसाधन को देखा। फिर दूसरे पार्ट में हमने भारत में भू संसाधन, भारत में भू उपयोग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण संरक्षण के उपाय, मृदा संसाधन, मृदाओं का वर्गीकरण जो कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मिट्टी, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा को देखा। उसके बाद मृदा अपर्दन और संरक्षण को हमने देखा। तो हमारा पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास खत्म होता है। इस पाठ में जो भी त्रुटियाँ हुई है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे, जो कि आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, जो कि फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी त्रुटि हो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।